अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज मैं रिव्यू करने जा रहा हूँ सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी सीजन 2 एपिसोड 6 का। जी हाँ, पूरे 2 घंटे का बोलम। इस रिव्यू में बात करूंगा कार्तिगिन के रोने धोने की, मुझे अंडे वाला बर्गर, सैयद हाशिम बिन अब्दुल मनाफ की हिस्ट्री की, जो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के परदादा थे, और सुल्तान नूरुद्दीन के हिस्टोरिकल बेटे के बारे में, जिनका जिक्र इस एपिसोड में आया, और उनका रियल नेम और हिस्ट्री भी बताऊंगा। तो इसलिए वीडियो को एंड तक जरूर देखना, और अगर पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो चलो शुरू करते हैं। एपिसोड का स्टार्ट होता है सुल्तान नूरुद्दीन के बेहोश होने से। ऑनेस्टली ये सीन देखते ही लगता है कि डायरेक्टर हमें वार्निंग दे रहा है कि भाई तैयार हो जाओ, सुल्तान नूरुद्दीन अब इस दुनिया को छोड़ने वाले हैं। अब मैं कोई स्पॉइलर नहीं दे रहा, क्योंकि अगर जरा सी आप अकल यूज करो तो ड्रामा का टाइटल देखकर ही सब कुछ पता चल जाता है। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी, मतलब सिंपल बात है, जब तक सुल्तान नूरुद्दीन जिंदा है तब तक सलाहुद्दीन सुल्तान नहीं बन सकते, क्योंकि एक वक्त में एक ही सुल्तान होता है। और वैसे भी सुल्तान नूरुद्दीन बूढ़े हो गए हैं, कभी न कभी तो उन्हें इस दुनिया से रुखसत होना ही है। लेकिन सच कहूँ, सुल्तान नूरुद्दीन अपनी जगह लेजेंड है। उनकी रोस्टिंग, उनकी बातें, उनका क्लास लेना और वो रॉयल एटीट्यूड, सब कुछ ऑन पॉइंट। लेकिन फिर भी हिस्ट्री के हिसाब से और पर्सनली भी मुझे हमेशा से सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी ज्यादा पसंद रहे हैं। मैंने तो लिटरली इस ड्रामा में सबसे ज्यादा वेट इसी मोमेंट का किया था, सलाहुद्दीन का सुल्तान बनना। और मुझे पता है आप सब लोग भी इसी मोमेंट का इंतजार कर रहे हो, क्योंकि असली पावर, असली क्रिज्मा और असली लेजेंड वाली वाइब्स तो तभी आएंगी जब सलाहुद्दीन सुल्तान बनेंगे। बात तो सही है। हाँ, एक चीज मैंने कमेंट्स में नोटिस की, काफी लोग सुल्तान नूरुद्दीन के हार्डकोर फैंस हैं और वो नहीं चाहते कि उनका राह खत्म हो, और उनका दर्द जेन्युइन है। खैर, मैं तो शुरू से सलाहुद्दीन के लिए ही ड्रामा देख रहा हूँ, तो इसलिए मुझे सलाहुद्दीन के सुल्तान बनने का बहुत वेट है। अच्छा, अब हमें एक सीन में दिखाया जाता है मकबरा सैयद हाशिम बिन अब्दुल मनाफ का। तो हो सकता है आप में से बहुत से लोगों को इनकी हिस्ट्री ना पता हो, तो मैं बताता चलूं। सैयद हाशिम का असली नेम था अमर बिन अब्दुल मनाफ इब्ने कुसै, और उनका लकब था हाशिम, यानी रोटी के टुकड़े करने वाला। ये लकब उनको इसलिए मिला क्योंकि हाजियों के लिए रोटी के टुकड़े गोश्त और यखनी के साथ मिलाते और सबको खिलाते। हाशिम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के परदादा थे। तो हाशिम तिजारती सिलसिले में सफर पर गाजा फलस्तीन गए, तो वहाँ वफात हुई। एज उनकी कोई कंफर्म नहीं बताई जा सकती, लेकिन तकरीबन 25 से 30 साल या फिर 30 से 35 साल कही जाती है। इनकी कब्र गाजा फलस्तीन में है, इसलिए रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अजदाद में से सिर्फ हाशिम ही ऐसे थे जिनकी कब्र मक्का के बाहर है। हाशिम की वफात नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश से तकरीबन 100 साल पहले हुई थी। खैर, ड्रामा में दिखाया गया है कि रेनाल्ड ने हाशिम के मजार पे हमला किया था, तो ऐसा रियल हिस्ट्री में कुछ भी नहीं है। लेकिन ये बात है कि रेनाल्ड हमेशा से मुसलमानों का खून बहाना चाहता था और उनकी मुकद्दस जगहों पर हमला करना चाहता था। हिस्ट्री में मिलता है कि उसने रसूल अल्लाह की तौहीन भी की थी, और मुसलमानों का कत्ल तो वैसे भी वो करता ही रहता था। अब अगर एपिसोड का रिव्यू करना है और कार्तिगिन का जिक्र ना हो तो रिव्यू अधूरा ही लगेगा, क्योंकि हमारे कार्तिगिन इस एपिसोड में एकदम फनी मोड से डायरेक्टली इमोशनल सदमा मोड में चला गया। अब आप सबको पता है ये सब फिक्शनल पास्ट की वजह से था, जो गाजा से जुड़ा हुआ दिखाया गया। मतलब उसके भाई को उसके सामने मार दिया गया और बस किसी ने आकर उसको बचा लिया। लेकिन मेरा एक क्वेश्चन है, इतना घटिया और फोर्स्ड पास्ट ऐड करने की जरूरत क्या थी? ड्रामा वैसे ही थोड़ा सीरियस चल रहा है रेनाल्ड की वजह से, और ऊपर से कार्तिगिन को भी अननेसेसरी सदमे में डाल दिया। मतलब एडवेंचर और मजा तो बिल्कुल खत्म। और सच बताऊं, चाहे कार्तिगिन सदमे में हो या रो रहा हो, उसके फेस एक्सप्रेशंस देखकर मुझे हंसी आ रही थी। मेरी एक सब्सक्राइबर ने तो कमेंट में लिखा, कार्तिगिन रो रहा था लेकिन मुंह ऐसा बना रहा था कि मेरी सिस्टर्स फिर भी हंस रही थी। और ऑनेस्टली मुझे लगता है कार्तिगिन का पूरा कैरेक्टर सिर्फ फनी सीन्स के लिए बना है। उसका एक्टर इमोशनल सीन्स के लिए बिल्कुल भी सूट नहीं करता। मतलब जबरदस्ती इमोशंस तो डाल दिए कैरेक्टर में, लेकिन जो सस्पेंस और मजा एपिसोड में होना चाहिए था वो जीरो हो गया। क्योंकि जिस तरह कार्तिगिन खुशबू खातून को तंग करता था, उस मोटे के साथ मस्ती करता था, सलाहुद्दीन को भी इरिटेट करके मजे लेता था, मतलब बंदा फुल ऑन एंटरटेनमेंट पैकेज था। लेकिन अब बस रोना धोना और सैड फ्लैशबैक्स। और सबसे बड़ी बात, सीजन 1 में उमर मुल्ला ने उसे कितनी दफा समझाया था, तुम बचपन में ऐसे नहीं थे, तुम सही को सही और गलत को गलत समझते थे। लेकिन भाई इतना समझाने के बाद भी बंदे को अपना पास्ट याद नहीं आया। अब गाजा का नाम सुनते ही बंदे को अपना पास्ट सेकंड्स में याद आ गया। मतलब क्लियरली लगता है ड्रामा वालों की एपिसोड्स लंबी करने की ट्रिक है। तो मेरे हिसाब से ये इमोशनल टर्न बिल्कुल भी जरूरी नहीं था। मुझे तो कार्तिगिन का फनी मोड ही पसंद है। अब आप लोग कमेंट्स में बताओ, आप लोगों को कार्तिगिन का फनी टू इमोशनल ट्रांसफॉर्मेशन पसंद आया, या फिर आप भी सोच रहे हो कि बंदा रो रहा है और हमें फिर भी हंसी आ रही है। अगला सीन शुरू होता है किंग अमालरिक के एक पॉलिटिकल मूव के साथ। वो बेलियन को भेजते हैं ताकि सलाहुद्दीन को यकीन दिलाया जाए कि गाजा पर जो हमला हुआ है उसमें उनका हाथ नहीं है। और ऑनेस्टली हिस्ट्री के हिसाब से भी ये सही लगता है, क्योंकि अमालरिक और बाल्डविन दोनों ने ही कई दफा मुस्लिम्स के साथ पीस ट्रीटीज किए थे। हाँ, जंग भी लड़ी थी, लेकिन जब लगता था कि पोजीशन वीक है तो तुरंत अमन का मुआहदा कर लेते थे। लेकिन इन सब को बर्बाद कर देता था एक ही बंदा, रेनाल्ड। मतलब इस बंदे का मिशन लाइफ में एक ही था, मुसलमानों का खून बहाना। ड्रामा ने यहाँ बिल्कुल सही हाईलाइट किया कि रेनाल्ड का बस एक ही एजेंडा था, केओस और वायलेंस।
अब आते हैं बेलियन की एंट्री पर। भाई फुल गूज बम्प्स। एक तो उसका ड्रेस का कलर ब्लू था और ब्लू मेरा फेवरेट कलर है, तो इस लुक में मुझे बेलियन सच्ची में बहुत ही हैंडसम लग रहा था। और फिर हमारा सलाउद्दीन, बंदा टर्बन पहनता है और इंस्टेंटली हैंडसम, क्यूट और लीडर तो लगते ही लगते हैं माशाल्लाह। अच्छा, तो फाइनली हमें सुल्तान नूरुद्दीन का एक हिस्टोरिकल बेटा भी देखने को मिला इस एपिसोड में, जब अमीर असफानी खबर लाते हैं कि आपका इस्मत अतून से एक बेटा हुआ है जिसका नाम होगा अस्साले इस्माइल। ये सुल्तान नूरुद्दीन का बिल्कुल हिस्टोरिकल बेटा था। लेकिन अब आपके दिमाग में एक सवाल होगा, तो फिर आगे जाके सुल्तान सलाउद्दीन अय्यूबी क्यों बने? इस हिसाब से तो बेटे को सुल्तान बनना चाहिए था। तो असल में हिस्ट्री में ऐसा ही हुआ था कि जब सुल्तान नूरुद्दीन ने 1174 में वफात पाई तो अस्साले इस्माइल उस वक्त तकरीबन 11 साल का था। नूरुद्दीन के वफात के बाद गुमुश्तकिन अस्साले इस्माइल को ले गया हलब और उसको वहाँ का लीडर बना दिया। लेकिन असल में हलब को गुमुश्तकिन खुद कंट्रोल करता था, यानी अस्साले सिर्फ नाम का रूलर था, असल में हुकूमत दूसरे चलाते थे। लेकिन अस्साले इस्माइल 1181 में सिर्फ 17 से 18 साल की उम्र में वफात पा गया। उसकी डेथ के बाद हलब और सीरिया का कंट्रोल सलाउद्दीन के हाथ में चला गया। अस्साले की मौत के साथ सीरिया में जंगी डायनेस्टी का एंड हो गया। सलाउद्दीन ने अपनी हुकूमत कायम करके अय्यूबी सल्तनत ऑफिशियली एस्टेब्लिश कर दी और यहीं से शुरू होता है अय्यूबी सल्तनत का सफर। अच्छा, खैर यही था आज का रिव्यू। उम्मीद है आप सब लोगों को पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक करो यार। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज।